चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज क्लास 12th का लास्ट टॉपिक दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम इस साल मतलब 2021 के अंदर अगर देखें तो कुछ बोर्ड्स के अंदर ऑफ कोर्स बड़ा ये है और कुछ बोर्ड से हटा भी दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं कि आपको ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। जेई मेन के जहाँ तक की बात है तो बड़ा मुझे इसमें लगता है कि फिर भी भले ही कुछ बोर्ड से भले ये चैप्टर हट गया हो, लेकिन जेई मेन में इसका सवाल आ सकता है। और रिलेटिवली इसका सवाल जो भी आया है पिछले मेरे ख्याल से 4-5 साल के अंदर, वो रिलेटिवली आसान सवाल आए हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आए हैं। तो उन्हें करना आसान है, कम समय के अंदर उस सवाल को बड़े आराम से किया जा सकता है। तो ऐसे केस में मैं ये कहूँगा कि जेई मेन के हिसाब से अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका सवाल जेई मेन के अंदर आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। और हालांकि लास्ट ईयर तो बड़ा कम पूछे इसके सवाल, बट पिछले उससे लास्ट के जो साल थे उसमें इसके सवाल पूछे गए थे। सो फिर भी बड़ा मेरा काम तो सारे चैप्टर कराना ही है। खास तौर से कुछ लोग बोर्ड के एग्जाम भी दे रहे तो उनके हिसाब से मुझे सारा काम तो कराना ही है। तो चलिए नेक्स्ट इज हमारा अगला चैप्टर दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। सबसे पहली बात बड़ा, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम एक इंफॉर्मेशन जो है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाते हैं। इंफॉर्मेशन भेजने वाले से इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाले को भेजना जो है, उस इंफॉर्मेशन के भेजने का जो एक्ट है उसको हम कम्युनिकेशन कह रहे हैं। अभी फिलहाल मैं भी आपको बड़ा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑफ कोर्स बड़ा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पहुंची है। सबसे पहले ये एक मेरे सामने बड़ा एक कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा मेरे से खास तौर से दो इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ऑफ कोर्स एक विजुअल मतलब वीडियो एंड दूसरा मेरे से साउंड। उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बड़ा इंटरनेट के थ्रू आपके यहाँ पर पहुँचाता है। आपके पास जो रिसीवर लगा हुआ है, दैट रिसीवर में भी फ़ोन, दैट रिसीवर में भी है लैपटॉप, वो वापस से उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कन्वर्ट करता है और साउंड और विजुअल्स के फॉर्म में आपके पास वापस से सारी इंफॉर्मेशन पहुँचा देता है। ये एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन जाने का जो एक्ट है, दिस एक्ट इज नोन एज कम्युनिकेशन। एंड दिस एंटायर सिस्टम इन विच there is camera involved, there is a phone involved, there is a laptop involved, there are wireless communication, there are wireless channels like tower or optical fibers are involved to send the information to you. This entire system is known as your communication system. इंफॉर्मेशन से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के एक्ट को तो हम कम्युनिकेशन बोलेंगे। और उस कम्युनिकेशन के ट्रांसफर होने के लिए जो भी हमें इक्विपमेंट चाहिए, जो भी सिस्टम चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, चाहे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए आपको ऑप्टिकल फाइबर चाहिए, टावर्स चाहिए, सैटेलाइट्स चाहिए, और वापस उस इंफॉर्मेशन को किसी रीडेबल फॉर्मेट के अंदर या फिर वीडियो के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास लैपटॉप चाहिए या फिर फोन चाहिए। दिस एंटायर सिस्टम इज नोन एज योर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बड़ा दो छोटी बातें लिखिए। सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है बच्चों। और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? बड़ा सीएस मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ इक्विपमेंट्स which is used to transfer information from one place to another. ठीक है बच्चों। कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटा मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। एक मैं डिवाइड कर रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम, नाम से आइडिया लग गया होगा। पॉइंट टू पॉइंट मतलब
इन्फॉर्मेशन भेजने वाला एक जना है और रिसीव करने वाला भी एक जना है। जैसे मान लीजिए कि आप में से कोई मुझे अगर फ़ोन कॉल करता है तो, और हम दोनों अगर बातें करते हैं तो ऑफ कोर्स हम दोनों के बीच में एक 1-to-1 इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान है, इन्फॉर्मेशन का एक तरह से एक्सचेंज है। मैं बोलूँगा आप सुनोगे, आप बोलोगे मैं सुनूंगा। आप और मैं व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम ही है। कैसे? मैंने लिखा आपके पास पहुंचा, आपने लिखा मेरे पास पहुंचा। लेकिन अगर मान लो कि हम जूम में चैटिंग करते हैं, या फिर मान लो कि यूट्यूब पर लाइव सेशन करते हैं, या फिर इवन आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे 1-to-1 नहीं है, ये ब्रॉडकास्टिंग है, जिसमें एक रिसीवर हो, एक आपका सेंडर हो और बहुत सारे रिसीवर हो, उसे हम ब्रॉडकास्टिंग कहेंगे। हम टेलीग्राम के ग्रुप पर जो चैटिंग करते हैं, अगेन वो ब्रॉडकास्टिंग है। हम व्हाट्सएप के ग्रुप पर जो चैटिंग करते हैं, वो अपने आप में, ग्रुप में जो चैटिंग करते हैं वो अपने आप में ब्रॉडकास्टिंग है। तो आप कह सकते हो कि पॉइंट टू पॉइंट के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक सेंडर होगा इंफॉर्मेशन का, और ऑफ कोर्स बेटा एक ही रिसीवर होगा। और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर सेंडर तो एक ही होगा, मगर रिसीवर्स खूब सारे हो सकते हैं। हम जो टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, बट ऑफ कोर्स सारे के सारे ब्रॉडकास्टिंग ही है, उसमें सेंडर तो एक है लेकिन सुनने वाले ऑफ कोर्स बहुत सारे। ठीक, तो दो तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे पास हो सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्टिंग। अगर हम ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स की अगर ऐसे थोड़ी बहुत डेट शीट की अगर बात करें कि इस टाइम पर कैसा कैसा हुआ, तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि बहुत पुराने ज़माने के अंदर कम्युनिकेशन जो थे वो बहुत सारे रिटन फॉर्म में हुआ करते थे, लेटर्स के ऊपर लिखते थे और बड़ा ऑफ कोर्स ना उसको किसी इंसान को दिए जाते थे और वो इंसान उस लेटर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा कर इन्फॉर्मेशन को सेंड करते थे। बहुत सारे स्टेट्स जो थे वो अपने स्टेट की बाउंड्रीज के ऊपर ऊंचे ऊंचे टावर लगाते थे, वॉच टावर्स जिसको हम कह सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई अगर एनिमी अगर अटैक कर रहा होता तो उस केस के अंदर वो साउंड की फॉर्म में ड्रम्स बीट करते थे और उससे वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आगे जाती थी। वहाँ पर दूसरा टावर लगा रहता था, वो दूसरा जो टावर था वो अगेन ड्रम बीट करता और वो साउंड अगले टावर तक जाती, और ऐसे चलते 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 कैपिटल तक, मतलब जो भी आपके स्टेट की कैपिटल थी वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती थी कि एनिमी ने अटैक किया है। अगेन वो भी अपने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम था। लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज हुआ है, बहुत सारी बातें नई नई आई हैं। इसमें अगर सबसे पहली अगर बात करें, सबसे पहला अगर बात करें तो वो था टेलीग्राफी। टेलीग्राफी जो सबसे पहले वाला था, उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन जो है वो रिटन फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करती थी। ठीक है, रिटन फॉर्म के अंदर चली जाया करती थी, लेकिन ये वायरलेस नहीं था, इसमें वायर की जरूरत थी। तो टेलीग्राफी जो थी वो बड़ा 1835 के आसपास इन्वेंट हुई थी। और आप ऐसे कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो रिवोल्यूशन था वो टेलीग्राफी से आया था। फिर ऑफ कोर्स बड़ा सब बच्चों ने टेलीफोन के बारे में तो बचपन में पढ़ा भी होगा इस बात को कि टेलीफोन ने अगेन बहुत बड़ा काम किया। एक इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ साउंड की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही थी। आपने साउंड में इंफॉर्मेशन भेजी और रिसीव करने वाले ने भी वही साउंड एग्जैक्टली परसीव की, और ऑफ कोर्स वो साउंड टेलीफोन के जरिए जाती थी। तो पहले वो साउंड जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती थी। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो था वो वायर्स के थ्रू ट्रेवल करता था, वायरलेस नहीं था अभी तक। ठीक है, और फिर आखिर जो दूसरा रिसीवर एंड था वहाँ पर उसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को वापस साउंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो ये आपका टेलीफोन था। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन नियरली 1876, मुझे एग्जैक्टली बड़ा याद है नहीं। उसके बाद जो बड़ा चेंज आया वो बड़ा एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, मतलब एक तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था। अब तक तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ वायर के थ्रू इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। वायरलेस कम्युनिकेशन आना स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से एक जगह से दूसरी जगह तक इन्फॉर्मेशन भेजना स्टार्ट हुआ, और ये लगभग बड़ा आप मान के चल सकते हो 1895 या 1896 के आसपास बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज स्टार्ट हुआ था। ठीक है बच्चों, जो टेलीविज़न हम लोग यूज़ कर रहे हैं बड़ा वो 1936 के आसपास एक ऐसा मीडियम आया। अभी तक के सारे मीडियम ऐसे थे जो साउंड को ही एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहे थे।
टेलीविजन एक ऐसा मीडियम आया, ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम आया जिसके अंदर विजुअल्स एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे थे। अगेन ए बिग चेंज, अगेन बड़ा ए बिग चेंज। अभी तक सिर्फ और सिर्फ साउंड जो था वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कर रही थी, कभी वायर्स की फॉर्म में, कभी वायरलेस की फॉर्म में, लेकिन टेलीविजन अपने आप में एक ऐसा अरेंजमेंट आया जिसके अंदर विजुअल्स जो हैं, मतलब जो वीडियोस हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होना स्टार्ट हुई। इट वाज डन इन नियरली 1936। फिर उसके बाद फैक्स है, दैट वाज इन 1955। आजकल तो फैक्स वैक्स का इतना ज़्यादा यूज़ है नहीं। और उसके बाद लोकल इंटरनेट, जैसे बेटा हम शायद लैन भी कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कुछ कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हों और वो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेज रहे हों। ये कंप्यूटर जिस सिस्टम के अंदर है वही सिस्टम आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। ये कंप्यूटर दूसरे सिस्टम को अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं भेज रहे। कुछ कंप्यूटर्स अगर आपस में कनेक्टेड है, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकली कनेक्टेड है, और ये अगर एक दूसरे को अगर इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, ये इन्वेंट या बड़ा मान लो कि इसका यूज जो है वो लगभग 1968 के आसपास स्टार्ट हुआ। और फिर क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें मान लीजिए कि एक लोकल एरिया नेटवर्क में 6 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क में 8 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर 100 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर 2000 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। फिर इन सारे के सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया गया, एंड इट वाज नोन एज योर टुडेज इंटरनेट। बट टुडेज इंटरनेट, जब सारे के सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में इस तरह से जोड़ दिया गया और इसमें ये बाउंड्री खत्म कर दी गई कि सिर्फ और सिर्फ लोकली कंप्यूटर्स ही जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया भर के कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। और जिस तरीके से जुड़ना स्टार्ट हुआ, दैट वाज बाई WWW, वर्ल्ड वाइड वेब रिवोल्यूशन। इट वाज इन 1990s, है ना, ऐसे कोई एग्जैक्टली तो डेट नहीं लिखनी चाहिए, बट इन 1990s इट हैपेंड कि लोगों ने ना अपने अपने कंप्यूटर्स जो है वो इस तरह से जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क थे वो आपस में जुड़ने स्टार्ट हुए, एंड दिस वाज योर वर्ल्ड वाइड वेब या WWW। इट वाज रन इन रफली 1990, लगभग 1990 के आसपास बड़ा ये रिवोल्यूशन आया। तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन जो है वो मोर और लेस इन 4-5 चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, जिसमें बड़ा पहले ऑफ कोर्स साउंड का ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट था, फिर साउंड का ट्रांसमिशन बिना वायर के इंपॉर्टेंट था, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स ये एक इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन और था कि पिक्चर्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आया दैट वाज ऑफ कोर्स इंटरनेट। शुरुआत में दैट वाज लोकली, और उसके बाद वो ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे दुनिया भर के जितने कंप्यूटर्स हैं उनको आप एक दूसरे से इस तरह से जोड़ सकते हो, एंड इट वाज योर वर्ल्ड वाइड वेब रिवोल्यूशन दैट वाज इन 1990s। आगे चलते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर 3 उसके प्राइम कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक बड़ा आपका ट्रांसमीटर, दूसरा आपका चैनल, और तीसरा आपका रिसीवर। ट्रांसमीटर नाम से लग रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। चैनल जो होगा वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा। जो रिसीवर होगा उस इन्फॉर्मेशन को ऑफ कोर्स रिसीव करेगा। तो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आपके 3 चीज़ें बढ़ाई आपकी इंपॉर्टेंट है ही हैं। इन 3 चीज़ के इर्द गिर्द ही सारी की सारी बात बनेगी। सबसे पहले जैसे मैं कहूँ तो दिस वन इज अवर इंफॉर्मेशन सेंडर। ठीक, इस इंफॉर्मेशन सेंडर ने बड़ा कोई ना कोई इंफॉर्मेशन भेजी। लेट्स से बड़ा दिस इज योर मैसेज सिग्नल। ये जाएगा आपके ट्रांसमीटर के पास, ये जो ट्रांसमीटर है ये इस सिग्नल को कन्वर्ट करेगा मोस्टली डिजिटल फॉर्म के अंदर, अब किसी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म में, और ये आपका एक तरह से ट्रांसमिटेड सिग्नल है। लेकिन इस ट्रांसमिटेड सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो चैनल की है। ये बड़ा आपका चैनल, और ये चैनल जो होगा वो एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जाएगा फिर रिसीवर के पास। ये रहा आपका रिसीवर। अगेन रिसीवर जो होगा वो जो सिग्नल ले रहा है वो मोस्टली बड़ा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, मोस्टली डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल मतलब 0101 की फॉर्म में। मैं इसे एक बार के लिए
रिसीव्ड सिग्नल बोल देता हूं, ठीक है। फिर ये जो रिसीवर होगा ये उस इंफॉर्मेशन को वापस से कन्वर्ट करेगा, ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा कि जिससे जो रिसीव करने वाला बंदा है, जो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, वो उसके अंदर उसे कन्वर्ट कर सके। तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू सम मैसेज सिग्नल which is understandable by इंफॉर्मेशन सीकर या इंफॉर्मेशन रिसीवर। यहां पर बेटा वो बंदा है जो वो इंफॉर्मेशन चाहता है। ये आपका इंफॉर्मेशन सीकर लिख दो या बेटा इंफॉर्मेशन रिसीवर लिख दो। ये जो सारा का सारा अरेंजमेंट है, इंफॉर्मेशन भेजने वाले से लेकर इंफॉर्मेशन पहुंचने वाले तक, ये जो सारा का सारा अरेंजमेंट है बीच में, बेटा दिस अरेंजमेंट इज नोन एज योर कम्युनिकेशन सिस्टम। जब इस चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है तो ये कुछ अनवांटेड सिग्नल्स भी इसके पास आ जाते हैं, अनवांटेड सिग्नल आ जाते हैं, और वो जो अनवांटेड सिग्नल्स आते हैं उसको हम नॉइज कहेंगे। प्यारे बच्चों, क्या शब्द यूज करेंगे? नॉइज। सो दिस एंटायर सिस्टम इज नोन एज योर कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। जैसे मैं एक बार के लिए एग्जाम्पल लूँ, है ना। सबसे पहली बात, ये जो ट्रांसमीटर्स हैं बेटा, जो ट्रांसमीटर्स हैं, अच्छा पहली बात, जो मैसेज सिग्नल अपन लोग भेज रहे हैं ये किस फॉर्म में हो सकता है? मैंने आपको हल्का फुल्का बेटा बताया भी कि मैसेज सिग्नल हम जो लोगों एक दूसरे को जो भेजते हैं वो किस किस फॉर्मेट में हो सकते हैं। ये वर्ड्स हो सकते हैं, कोड्स हो सकते हैं, कमांड्स हो सकते हैं, स्पीच हो सकती है, फोटो हो सकती है, इवन वीडियो हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेज सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं। तो जो मैसेज सिग्नल्स हैं वो बेटा स्पीच हो सकती है, वर्ड्स हो सकते हैं टाइप्ड फॉर्म में, पिक्चर्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकते हैं, डेटा हो सकता है बेटा, कमांड हो सकता है, सिंबल्स हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना चाहते हैं। जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जो एक उस सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ये अक्सर, इसके अगर मैं एग्जांपल्स कहूँ तो बेटा ये अक्सर आपके इनके अंदर एंटीनास होते हैं, फिल्टर्स होते हैं बेटा, ऑसिलेटर्स होते हैं। ऑसिलेटर्स आर अगेन सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ऑसिलेटर्स होते हैं और इवन एम्पलीफायर्स होते हैं। एम्पलीफायर का काम बेटा सिर्फ और सिर्फ सिग्नल की एक तरह से स्ट्रेंथ बढ़ाना, इस तरह से। जो चैनल है, जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहा है, ये पुराने ज़माने के अंदर तो कंडक्टिंग वायर्स हुआ करते थे। जो बिल्कुल शुरुआत के अंदर टेलीग्राफी और टेलीफोन आए थे तो उनमें इंफॉर्मेशन जो थी वो कंडक्टिंग वायर से ही भेजी गई थी। आजकल कंडक्टिंग वायर यूज़ करते ही नहीं है, ठीक है। आजकल यूज़ करते हैं मोस्टली ऑप्टिकल फाइबर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विच इज ऑफ कोर्स द वायरलेस मीन। इसमें वायर की जरूरत आपको नहीं पड़ती, ठीक है। अब अगेन इस रिसीवर को, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई रिसीवर लगा रखा होगा। जो रिसीवर होगा उसके एग्जांपल्स बड़ा बहुत ही आसान है। आपका जो रेडियो है वो अपने आप में एक रिसीवर है, आपका जो टीवी है बड़ा वो रिसीवर है, कंप्यूटर वो अपने आप में रिसीवर है, बड़ा आपके हाथ में जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, वो अपने आप में एक रिसीवर है, ठीक है। ये इतने सारे बड़ा आपके पास रिसीवर्स हैं, ये आपके रिसीवर्स हैं। ये उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे जिस लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। क्योंकि भाई आपका जो फ़ोन है वो तो रिसीव कर रहा है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो तो रिसीव कर रहा है कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में, 010101 फॉर्म में। तो ऐसा थोड़ी कि आपको 010101 की फॉर्म में दिखा देगा, आपको दिखा देगा उस लैंग्वेज के अंदर जो लैंग्वेज आप समझते हो। आप समझते हो पिक्चर्स, आप समझते हो वीडियोस, आप समझते हो ऑफ कोर्स वर्ड्स। तो उस सारे के सारे जो 0101 की जो डिजिटल फॉर्म है उसको वो कन्वर्ट कर देगा इन फॉर्म ऑफ, अगेन इन फॉर्म ऑफ, इट विल कन्वर्ट द मैसेज इन फॉर्म ऑफ सम अंडरस्टेबल फॉर्मेट। अंडरस्टेबल फॉर्मेट में कौन से? वीडियोस में कन्वर्ट कर दिया, पिक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया।
तो आपका जो लैपटॉप है या फिर आपका जो फ़ोन है वो जो रिसीव सिग्नल कर रहा है वो सिग्नल आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो तो मैंने कहा ना बेटा, वो तो एक डिजिटल सिग्नल है, 0 1 0 1 1 0 इनके फॉर्मेट में, एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू सम अदर फॉर्मेट विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय यू। फेयर एनफ। और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो ऑफकोर्स किसी न किसी अगेन स्पीच की फॉर्मेट में या फिर बड़ा वीडियो के फॉर्मेट में या फिर बड़ा क्या कहते हैं वर्ड की फॉर्मेट में या कमांड की फॉर्मेट में, डेटा की फॉर्मेट में, कैसे न कैसे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिस फॉर्मेट में आप इसको समझ सकते हो। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं बच्चों, एक डेफिनेशन लिखिए। सबसे पहले सिग्नल। सिग्नल अपने आप में एक ऐसा इलेक्ट्रिक फॉर्म है जो इंफॉर्मेशन आपने भेजी है उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है कि ये इलेक्ट्रिक फॉर्म जो है बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सके। किसी भी इंफॉर्मेशन का वो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है, उसको हम सिग्नल कह सकते हैं। मेनली बड़ा दो सिग्नल यूज होते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। इसमें से भी डिजिटल सिग्नल जो है वो ज़्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल। तो आप एक बात लिख सकते हैं बेटा, सिग्नल इज इंफॉर्मेशन converted in electronic form and of course suitable for transmission from one place to another। एक जगह से दूसरी जगह तक बड़े आराम से बड़ा सिग्नल जा सके, ये काबिलियत होनी चाहिए। और हम इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक के बजाय इलेक्ट्रिकल लिख लेना। एन इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, वोल्टेज की फॉर्म में, टाइम वेरिंग वोल्टेज की फॉर्म में, टाइम वेरिंग करंट की फॉर्म में। उस वोल्टेज के पास, उस टाइम वेरिंग वोल्टेज के पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी, एंड दैट टाइम वेरिंग वोल्टेज और दैट टाइम वेरिंग करंट इज नोन एज योर सिग्नल। दो तरह के बेटा सिग्नल होते हैं, एक आपका एनालॉग सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल है ये अपने आप में आपके पास एक टाइम वेरिंग वोल्टेज या करंट है। इट इज बेसिकली टाइम वेरिंग वोल्टेज और करंट विच हैज सम इंफॉर्मेशन। ऐसा टाइम वेरिंग वोल्टेज या करंट जिसके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो, बड़ा दैट इज नोन एज एनालॉग सिग्नल। जैसे छोटा सा एग्जांपल लूँ तो बड़ा मान लीजिए आपके पास ये वोल्टेज है और ये टाइम है, और इनके बीच में अगर ग्राफ इस तरह से प्लॉटेड है तो इस ग्राफ में भी कोई ना कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप इसे एनालॉग सिग्नल कह सकते हो। दूसरा है हमारा डिजिटल सिग्नल। बड़ा डिजिटल सिग्नल कैसे होते हैं मैं आपको सेमीकंडक्टर में काफ़ी हद तक बता चुका हूँ, बट फिर भी आपके नोट्स ठीक ठाक बन जाए इसलिए बता दूँ। डिजिटल सिग्नल में सिर्फ और सिर्फ हाइज एंड लोज होते हैं। हाई वोल्टेज को हम 1 बोलते हैं और लो वोल्टेज को हम 0 बोलते हैं। इसमें टाइम वेरिएशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ये कि हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है। तो डिजिटल सिग्नल इज मोर और लेस इन फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। हाई वोल्टेज इज कंसिडर्ड बाई 1, low voltage is considered by 0, high voltage is considered by 1, and low voltage is considered by 0. These combinations of zeros, 1, zeros, 1 can have some information, and this kind of information is of course through an electrical form of voltage or current, and this of course is known as your digital signal. तो टाइम वेरिंग अगर वोल्टेज है, अगर टाइम के साथ बड़ा वोल्टेज अगर इस तरह से वेरी कर रहा है तो ये आपका एनालॉग सिग्नल है, और टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है कि सिर्फ हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, इसको 1 इसको 0, तो ये जो 0 1 0 1 की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ये जा रही है किस फॉर्मेट में? डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में। फेयर इनफ। इन सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए, इन बेटा सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। दोज इक्विपमेंट्स आर नोन एज ट्रांसड्यूसर्स। एक बड़ा छोटी सी हेडिंग लिखिएगा, जैसे ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स आर devices
which converts मेनली किस में कन्वर्ट करता है, मेनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो भी सिग्नल जाते हैं बेटा किस फॉर्म में जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाते हैं. सो दीज आर द डिवाइसेस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में अगर कन्वर्ट करें तो हमारा वो ट्रांसड्यूसर है. जैसे मैं भी बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, तो मैं तो ऑफ कोर्स जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो साउंड की फॉर्म में दे रहा हूं, लेकिन ये जो हमारा माइक है ये क्या करेगा, अपने आप में एक ट्रांसड्यूसर है. और ये माइक क्या करेगा कि उस पूरी की पूरी साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर लेगा करंट या वोल्टेज के अंदर. और वो जो आपका करंट वोल्टेज 0101 की फॉर्म में है वो अपने आप में सिग्नल है. और वो एग्जैक्टली सिग्नल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरी साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस माइक ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि उस साउंड को कन्वर्ट कर दिया किसी न किसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म के सिग्नल के अंदर. सो दिस माइक इज अवर ट्रांसड्यूसर. तो इसके एग्जांपल्स की अगर बात करूं तो जो माइक है वो बड़ा अपने आप में एक ट्रांसड्यूसर है. और माइक किसको कन्वर्ट कर रहा है, माइक बड़े आराम से कन्वर्ट कर रहा है साउंड को. ऑफ कोर्स किस में कन्वर्ट करेगा, किसी न किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. अगर मैं कहूं तो बेटा हमारा जो कीबोर्ड है ना, बेटा कीबोर्ड जो है वो भी अपने आप में, आपने प्रेशर लगाया कीबोर्ड पर, आप प्रेशर लगाते हो तो एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कीबोर्ड को आपने प्रेस किया तो बेटा उससे इन्फॉर्मेशन गई, वो जो इन्फॉर्मेशन गई बेटा आगे जाकर वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी. तो आप कह सकते हो कि कीबोर्ड में जो है उसमें एक तरह से मेजर तो वो प्रेशर को कर रहा है, बट फंडामेंटली इट इज कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल. बड़ा कुछ फोटो डिटेक्टर्स भी होते हैं. जो फोटो डिटेक्टर्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को अगेन कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, लाइट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू सम इलेक्ट्रिकल सिग्नल. वैसे कीबोर्ड तो बड़ा बहुत ही ऐसे मतलब ऐसे डेली यूज वाला सा वर्ड यूज हो गया. अदरवाइज एक वर्ड और यूज हो सकता है, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक. पीजो इलेक्ट्रिक अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जो प्रेशर को कन्वर्ट करता है किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर, या फिर दूसरे शब्दों में कहो तो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर. जैसे आजकल तो बड़ा है ना टच स्क्रीन आ गए सारे सारे मोबाइल. पुराने ज़माने में ऐसे बटन वाले फ़ोन आया करते थे, जो बटन को प्रेस करते थे तब जाके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे जाया करता था और वो एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजता था. तो उस केस में हमारे जितने भी जो फ़ोन थे ना उसमें प्रेशर लगाना पड़ता था. तो उस केस में क्या था कि मैकेनिकल एनर्जी वाज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो पीजो इलेक्ट्रिक इज मोर वाइड वर्ड विच वी कैन यूज. इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. तो ये जो आपके ट्रांसड्यूसर्स हैं ये एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जैसे मैं क्या करूंगा कि बेटा मान लो कि मैं इंफॉर्मेशन का सेंडर हूं, ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन दूंगा किसको, ट्रांसड्यूसर को. अब मैं तो ट्रांसड्यूसर को जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं या बेटा वो साउंड की फॉर्म में दे रहा हूं, ठीक है. मैं अगर ट्रांसड्यूसर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो बेटा वो ऑफ कोर्स विजुअल की फॉर्म में दे रहा हूं, ठीक है. या इवन मैं सेंडर हूं तो मैं अगर ट्रांसड्यूसर को अगर एनर्जी दे रहा हूं, मैं फिर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो प्रेशर की टर्म में या फिर मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में दे रहा हूं. अब ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कि उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किस में, सिग्नल में. और ऑफ कोर्स कैसे सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर. और अक्सर वो किस फॉर्म का होगा, एनालॉग फॉर्म का होगा या डिजिटल फॉर्म का होगा, डिजिटल फॉर्म का. और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये ट्रांसफर करेगा हमारा ट्रांसमीटर, जो भी एंटीना है या फिर जो भी है, वो ट्रांसमीटर जो होगा वो हमारी साउंड को ट्रांसमिट नहीं करेगा. पहले वो साउंड कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होगा वो ट्रांसमिट करेगा हमारा ट्रांसमीटर. ठीक है, मेरे भी विजुअल्स हैं तो बड़ा ऑफ कोर्स मेरे विजुअल्स सीधे ट्रांसमिट थोड़ी हो रहे हैं, मेरा वीडियो डायरेक्ट थोड़ी ट्रांसमिट हो रहा है. मेरा जो वीडियो है वो कन्वर्ट होगा पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर और फिर आपका जो ट्रांसमीटर है वो कन्वर्ट होगा
सॉरी वो जो ट्रांसमीटर है वो इंफॉर्मेशन फिर चैनल के थ्रू भेजेगा। किसके थ्रू भेजेगा बेटा? चैनल के थ्रू। ये जो चैनल होगा ये फिर से बेटा किसी न किसी रिसीवर के पास उस इंफॉर्मेशन को भेज देगा। अब ये जो रिसीवर इस एनर्जी को लेके बैठा है तो ऑफ कोर्स इस रिसीवर ने जो एनर्जी इस जो सिग्नल इसके पास आया है वो तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, वो तो बेटा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। अब मान लीजिए कि भेजने वाले ने कोई साउंड भेजी, वो साउंड कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चैनल के थ्रू चलते चलते रिसीवर के पास पहुंच गया। अब जो अगला बंदा सुनना चाहता है, जो इंफॉर्मेशन को सुनना चाहता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का क्या करेगा? वो जीरोज एंड वन का क्या करेगा? उसे तो आवाज चाहिए, उसे तो बड़ा साउंड चाहिए। तो यहां पर एक बीच में ट्रांसड्यूसर और लगा देंगे, बड़ा बीच में एक ट्रांसड्यूसर और लगा देंगे। यहां पर बेटा एक ट्रांसड्यूसर और लगा देंगे और ये ट्रांसड्यूसर जो है वो हो सकता है कि बेटा कोई ना कोई ऑडियो का सोर्स हो, बेटा लेट्स से कोई स्पीकर हो, और ये स्पीकर क्या करेगा कि उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा किसकी फॉर्म में? साउंड की फॉर्म में। अगर ये टीवी हुआ तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा साउंड एज वेल एज वीडियो की फॉर्मेट में। अगर ये ट्रांसड्यूसर आपका प्रिंटर हुआ तो ऑफ कोर्स उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बेटा कन्वर्ट कर देगा किसी न किसी रिटर्न फॉर्मेट के अंदर। तो एक ट्रांसड्यूसर आपने यहां पर फिर से लगा दिया। पहले वाला जो ट्रांसड्यूसर था वो कन्वर्ट कर रहा था किसको बेटा? किसी भी और फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल के अंदर, और ये जो ट्रांसड्यूसर है ये कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल को किसी और फॉर्मेट के अंदर। तो दो आपको ट्रांसड्यूसर्स आपको चाहिए। तो आप एक बात और बोल सकते हो, डिवाइसेस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। बेटा वाइस वर्सा का अर्थ तो समझ में आ गया ना? या तो किसी भी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा वो किसके अंदर बेटा? आपके रीडेबल फॉर्मेट में, या फिर बेटा जो क्या कहते हैं साउंड की फॉर्म में, वीडियो के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का। और ये काम किसका है? हमारे ट्रांसड्यूसर का। जैसे मैं अभी जो बात बोल रहा हूं उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का जो काम है वो माइक का है। तो मेरे एंड पर जो ट्रांसड्यूसर है वो तो माइक हो गया, ठीक है। अब आप ऑफ कोर्स आपके पास फोन के पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो तो जीरोज एंड वन की फॉर्म में आ रही है। आपको जीरोज एंड वंस को तो बेटा ठीक है, उसका तो आप क्या करोगे, लेकिन आपके फोन का जो स्पीकर है, आपके फोन के जो इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर इस तरह का अरेंजमेंट फिर से होगा कि वहां पर एक ट्रांसड्यूसर और लगा होगा, और वो जो ट्रांसड्यूसर होगा वो उन जीरोज एंड वन मतलब उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वापस से कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? साउंड के फॉर्मेट में। तो मैंने साउंड भेजी, आपके पास साउंड पहुंची, लेकिन बीच रास्ते में साउंड नहीं थी, बीच रास्ते में तो एक अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल था इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन एंड नथिंग मोर देन दैट। तो आप बेटा समझ गए इस बात को। सीधी साउंड ट्रांसमिट नहीं हुई है, पहले साउंड कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पूरे रास्ते गया और फिर आखिर में जाकर आपके पास जो ट्रांसड्यूसर लगा हुआ था उसने वापस से उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया, और किस में कन्वर्ट कर दिया? साउंड की फॉर्मेट में, जो आप ऑफ कोर्स परसीव करना चाहते हैं। यही हाल बेटा वीडियो का है। जो मैं वीडियो दे रहा हूं बेटा, यहां पर एक ट्रांसड्यूसर मेरे एंड पे लगा है, कौन? कैमरा। वो जो कैमरा है वो उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, वो उस विजुअल को, वो उस वीडियो को कन्वर्ट कर देगा किसमें? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, जीरोज एंड वन में। फिर बड़ा जो चैनल है, जो एंटीनाज लगे हुए हैं, जो इंटरनेट है, वो हमारा चैनल है, उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंची। जब इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंची तो अगेन यू आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन जीरोज एंड वन। आप बेटा ऑफकोर्स उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में इतने इंटरेस्टेड थोड़ी हो, आपको तो उस अदरवाइज तो बड़ा ठीक है, वो सिग्नल तो बिना फोन के भी आपके पास तो पहुंच रहे हैं, बस आपके फोन ने क्या किया कि उन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कैच किया और कन्वर्ट किया। तो फोन के अंदर अगेन ट्रांसड्यूसर लगा है, और वो स्क्रीन की फॉर्मेट के अंदर, वो जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है उसके फॉर्म के अंदर बड़ा वापस से एक ट्रांसड्यूसर लगा होगा, और वो ट्रांसड्यूसर वापस से उस जीरोज एंड वन को लगातार कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर? विजुअल्स के अंदर। तो फोन नहीं है तब भी वो इलेक्ट्रॉनिक वेव, मैग्नेटिक वेव तो आपके पास बड़ा पहुंच ही रही है, लेकिन आप उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का करोगे क्या? और आप उन जीरोज एंड उनका करोगे क्या? आप बेटा काम की तो बेटा तभी है जब आप उसको वापस से रीडेबल फॉर्मेट में, या फिर विजुअल फॉर्मेट में, या फिर बेटा किसी ऑडिबल फॉर्मेट के अंदर उसको कन्वर्ट कर पाओ। तो आई होप यू गेट द पॉइंट कि क्या सिग्नल है और बेटा क्या आपके ट्रांसड्यूसर्स हैं। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज नॉइज। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में जब सिग्नल चैनल के थ्रू जा रहा होगा
उस टाइम पर चैनल जो है या फिर हमारे जो एक्चुअल सिग्नल जा रहे हैं वो कुछ ना कुछ अनवांटेड सिग्नल्स को इंड्यूस कर लेंगे या फिर अनवांटेड सिग्नल्स को कैच कर लेंगे। दोज अनवांटेड सिग्नल्स आर नोन एज नॉइसेस। बड़ा एक छोटी सी बात लिख लीजिए, दीज आर unwanted signals tends to disturb the transmission and process of message signal in a communication system। बेटा किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमिशन को या फिर प्रोसेस ऑफ मैसेज सिग्नल को बिगाड़ने के लिए कुछ एक्सटर्नल सिग्नल्स आ सकते हैं। दीज अनवांटेड एक्सटर्नल सिग्नल्स आर नोन एज योर नॉइसेस। आप ये भी लिख सकते हैं बेटा, दीज आर unwanted signals induced या फिर caught by signal in communication system in channel। बेटा is caught by, जो भी आपके सिग्नल जा रहे हैं वो कुछ ना कुछ अनवांटेड सिग्नल्स को कैच कर लेंगे। कब? जब वो चैनल के थ्रू से गुजर रहे होंगे। अनवांटेड सिग्नल्स इंड्यूस्ड कॉट बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल वाइल मूविंग थ्रू या फिर ट्रांसमिटिंग थ्रू चैनल। जब भी चैनल से बेटा गुजर रहे होंगे तो उस केस के अंदर हमारा जो ट्रांसमिटिंग सिग्नल है वो कुछ ना कुछ अनवांटेड सिग्नल्स को या तो इंड्यूस कर लेगा या कैच कर लेगा। दोज अनवांटेड कॉट और इंड्यूस सिग्नल्स आर नोन एज नॉइज। नॉइज जो होगा वो ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि आपका जो प्रोसेस है ना मैसेज सिग्नल का, उसको हल्का सा बेटा डिस्टोर्ट कर सकता है और इन्फॉर्मेशन को हल्का सा खराब कर सकता है। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये एक तरह से ये ट्रांसमीटर है, इसने बेटा कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा, लेट्स से इट इज समथिंग लाइक दिस। ये आपका चैनल है, ये बेटा आपका चैनल है। चैनल में कुछ ना कुछ नॉइज तो आएगी। व्हेन आई से नॉइज आएगी, आई मीन दैट कि कुछ ना कुछ अनवांटेड सिग्नल्स आएंगे और वो जो अनवांटेड सिग्नल्स होंगे वो रिसीवर को जो इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, वो इंफॉर्मेशन हमारी जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन थी उसको थोड़ा सा बिगाड़ देगी और इस कारण से बेटा इट विल लुक लाइक दिस, इट मे लुक लाइक दिस। तो ये जो हल्का फुल्का बेटा सिग्नल चेंज हुआ किस कारण से हुआ? नॉइज के कारण हुआ। हम नहीं चाहते कि बेटा नॉइज आए, लेकिन नॉइज आना मतलब एक तरह से नेचुरली है, नॉइज बेटा आएगी। इस नॉइज को दूर करने के लिए बेटा हम यूज करते हैं नॉइज फिल्टर्स। नॉइज फिल्टर का काम ही है कि ये नॉइज को रिमूव करते हैं। तो सर इसके लिए क्या करोगे? बेटा इसके लिए मैं क्या करूंगा कि रिसीवर पर, ये तो तुम लिख लिया होगा, रिसीवर पर जब वेव पहुंचेगी तो उससे पहले मैं एक नॉइज फिल्टर लगा दूंगा और वो जो नॉइज फिल्टर होगा वो नॉइज वाला जो सिग्नल है उसको सिस्टम से निकाल देगा और रिसीवर के पास एग्जैक्टली वही सिग्नल भेज देगा जो एक्चुअल में सेंडर ने या ट्रांसमीटर ने भेजा था। इट विल बी लाइक दिस, सिंपली लाइक दिस, बिल्कुल वही पहुंच जाएगा। तो नॉइज फिल्टर का काम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में से नॉइज को हटाना है, नॉइज को दूर फेंकना है।
तो रिसीवर पर सिग्नल पहुंचे उससे पहले आप एक नॉइज फिल्टर जरूर लगाएं। नॉइज फिल्टर का काम सिर्फ और सिर्फ उस पूरे सिग्नल में से जो अनवांटेड सिग्नल्स हैं उनको बाहर निकालना है, अनवांटेड सिग्नल्स को सिस्टम में से बाहर निकाल कर हटाना है, और जो एक्चुअल सिग्नल है वो ट्रांसमिट कर देगा और वो रिसीवर के पास पहुंचा देगा। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, कुछ डेफिनेशंस और देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसमीटर। हालांकि हमें काफी हद तक इस बात का आइडिया है कि ट्रांसमीटर एग्जैक्टली है क्या। ट्रांसमीटर हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जो किसी मैसेज सिग्नल को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सके जो बड़े आराम से ट्रांसमिट हो सके। ठीक है। उसी तरह से जो रिसीवर है वो हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जो उस जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसको वापस से किसी न किसी रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो एक छोटी सी बेटा लाइन लिखेगा। सबसे पहले ट्रांसमीटर, इट इज एन अरेंजमेंट that converts message signal message signal to a suitable form, which can easily be transmitted. ठीक है ना। and it transmits this signal to the channel. ये जो ट्रांसमीटर है ये सारा का सारा जो सिग्नल है इसको चैनल को दे देगा, और ऑफ कोर्स जो चैनल होगा बड़ा वही सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेज भी देगा। ठीक है। दूसरा बेटा हमारा रिसीवर। रिसीवर जो है वो किसी भी जो सिग्नल आया है, जो ऑफ कोर्स चैनल से जो सिग्नल आया है उस चैनल के अंदर से जो डिजायरेबल कंटेंट है वो कंटेंट जो काम का है वो कंटेंट निकाल लेगा, एंड दैट इज अवर रिसीवर। तो एक बात लिखना चाहो बेटा इस बात को भी लिख सकते हो। रिसीवर इज एन अरेंजमेंट which extracts the desired message signal from the received signal at द चैनल आउटपुट। चैनल का जहां पर आउटपुट है, चैनल के इनपुट पे तो कौन हो गया ट्रांजिस्टर, चैनल के आउटपुट पे कौन हो गया हमारा रिसीवर। तो जो रिसीवर है वो उस चैनल के आउटपुट में जो मैसेज आया है उसमें से डिजायर्ड पार्ट निकाल लेगा, जो उसके काम का है वो पार्ट निकाल लेगा, और ये काम किसका है हमारे रिसीवर का ये काम है। फेयर एनफ बच्चों। आगे चलते हैं। अगली डेफिनेशन दैट इज अटेन्यूएशन। जब भी कम्युनिकेशन सिस्टम के चैनल के थ्रू सिग्नल जाएगा तो हमेशा सिग्नल के अंदर से कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी के लॉसेस होंगे। उन एनर्जी के लॉसेस के कारण हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होगी, हमारे सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी कम होगी, एंड इट इज नोन एज अटेन्यूएशन। मैं फिर से इस बात को बोलूंगा कि चैनल में से जैसे ही सिग्नल गुजरेगा तो सिग्नल गुजरते वक्त कुछ ना कुछ एनर्जी के लॉसेस रहेंगे, और वो एनर्जी के लॉसेस के कारण हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होगी। सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होगी, उसका पावर कम होगा, उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, एंड इट इज नोन एज अटेन्यूएशन ऑफ सिग्नल। बेटा एक लाइन लिखना। Whenever signal transmits through the channel,
कॉमा सम ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट। बड़ा कुछ एनर्जी जो है वो लॉस्ट होगी, सम ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट एंड इट्स मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। बड़ा सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो घटेगी। ठीक है बेटा, ये फेनोमेनन जिसमें हम ऐसा कह सकते हैं, जिसमें चैनल से अगर मान लो सिग्नल गुजरेगा तो एम्पलीट्यूड घटता है, स्ट्रेंथ घटती है बेटा, इट इज नोन एज योर अटेन्यूएशन। इट इज नोन एज योर अटेन्यूएशन। तो मैं एक बात बोलूंगा कि मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये चैनल है, चाहे बेटा वायरलेस चैनल हो चाहे ऑप्टिकल फाइबर हो, इनपुट में जो सिग्नल आ रहा होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये तो आपका इनपुट है, ठीक है, और ये आपका आउटपुट है। चैनल से जब बाहर निकलेगा तब बेटा उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। हालांकि नॉइज़ भी आएगी, मैंने नॉइज़ वाला दिखाया नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है बेटा, उसका एम्पलीट्यूड कम है। तो ये जो चैनल से जब भी बेटा आपका सिग्नल गुजरेगा तो उसका हल्का फुल्का एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, पावर घटेगी। एंड दिस लॉस इन एनर्जी, दिस लॉस इन पावर, दिस लॉस इन स्ट्रेंथ व्हेन द सिग्नल इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम द चैनल इज नोन एज अटेन्यूएशन। ऑफ कोर्स ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह से सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो, हम तो चाहेंगे कि सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो। तो इस कारण से इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे एम्पलीफायर। द फेमस एम्पलीफायर वी नो इट विच इज बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। तो नेक्स्ट इज एम्पलीफिकेशन एंड एम्पलीफायर। सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने को हम एम्पलीफिकेशन बोलेंगे, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, उसकी एनर्जी को बढ़ाना, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, उसे हम एम्पलीफिकेशन बोलेंगे। और एम्पलीफिकेशन करने के लिए जो हम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बनाते हैं दैट इज नोन एज एम्पलीफायर। तो एक अगली लाइन लिखिएगा बेटा, एम्पलीफिकेशन। सिग्नल की स्ट्रेंथ जो घटी है अटेन्यूएशन के कारण, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ऑफ कोर्स सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहेंगे एंड इट इज नोन एज एम्पलीफिकेशन। बड़ा लिखना, वी हैव टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल to compensate attenuation। और ये जो स्ट्रेंथ को बढ़ाने का जो प्रोसेस है ऑफ कोर्स इट इज नोन एज एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन इज डन बाय एम्पलीफायर। बड़ा कुछ एम्पलीफायर्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं ये एम्पलीफिकेशन करने में, ये बड़ा ऑफ कोर्स सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अब एम्पलीफायर जो होते हैं वो अक्सर बड़ा मेड अप ऑफ, दे आर मेड ऑफ ट्रांजिस्टर। मोस्टली बड़ा ये ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। ये किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स से एनर्जी लेते हैं और ऑफ कोर्स जो भी आपको सिग्नल एम्पलीफाई करना है उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देते हैं वहां से एनर्जी लेकर। तो आप लिख सकते हो कि एम्पलीफायर एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम ए सोर्स। बड़ा किसी सोर्स में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाने में इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, अच्छी बात है, एम्पलीफायर का यही काम है। तो एक बार मैं फिर से इस बात को बोलता हूं कि अगर मेरे पास बड़ा ये चैनल है, ठीक है, रिसीवर से इसके पास जो सिग्नल आया इट विल बी लाइक दिस, अच्छी खासी एम्पलीट्यूड का। चैनल से जैसे पार होगा तो अटेन्यूएशन के कारण इसकी बड़ा एम्पलीट्यूड घटेगी, इंटेंसिटी घटेगी। फिर क्या करूंगा कि मैं इसको गुजारूंगा एम्पलीफायर से।
जैसे मैं इसको एम्पलीफायर से गुजारूंगा ऑफ कोर्स वापस से बड़ा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो एम्पलीफायर का काम तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारा सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा। सर ये एनर्जी आएगी कहाँ से? बेटा किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स से हम एम्पलीफायर को लगातार पावर देते रहेंगे, एनर्जी देते रहेंगे, और वो उस एनर्जी को यूज करता रहेगा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो एम्पलीफायर्स तो बड़ा हमारे लिए थोड़े से मस्ती है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। चलिए बेटा नेक्स्ट। अच्छा एक बात और, ये जो एम्पलीफायर है ये हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कहीं भी लग सकते हैं, अलग अलग जगह हम लगा इसको यूज कर सकते हैं। तो आप लिख भी सकते हो कि इट इज यूज्ड बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में बेटा हम इन दोनों को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात, दो छोटी छोटी बातें बेटा और हैं, सुनिएगा। सुनिए बेटा, नेक्स्ट इज रेंज। काफी हद तक बेटा नाम से आइडिया लग गया होगा, कितनी दूर तक आपका सिग्नल जा सकता है, कितनी दूर तक आप सिग्नल को सेंड कर सकते हो बिना सिग्नल की बहुत ज्यादा इंटेंसिटी घटाए। दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज नोन एज रेंज। ऐसा भी नहीं कि ना स्ट्रेंथ इतनी कम हो जाए कि जो कोई उस सिग्नल को परसीव कर रहा है बेटा उसमें से कोई है ना मैसेज निकाल ना पाए। तो सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ के साथ मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक आपका सिग्नल जा सकता है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेंज। अदरवाइज तो बेटा जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार घटती जाएगी। मैक्सिमम कितनी दूरी तक सिग्नल जा सकता है विदाउट कंसिडरेबल डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस इज नोन एज अवर रेंज। बेटा मैं एक बात बोलूंगा, जैसे मान लीजिए कि बेटा मेरे पास ये कोई ट्रांसमीटर है, ठीक है, और यहां कहीं बेटा कोई ना कोई मान लीजिए कोई ना कोई रिसीवर है, और ये सेपरेशन है आर। ये बात तो पक्की है कि जैसे बड़ा आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो सिग्नल उसके पास पहुंच रहा है उसकी स्ट्रेंथ बेटा उतनी कम होगी। लेकिन स्ट्रेंथ इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि रिसीवर उस मैसेज को ढंग से पढ़ ही ना पाए, उस मैसेज को एम्पलीफाई भी नहीं कर पाए। तो कम से कम स्ट्रेंथ ठीक ठाक तो होनी चाहिए। तो आप एक बड़ा बात लिख सकते हो, मैक्सिमम distance up to which signal of considerable strength can be transmitted is known as range। बड़ा इज नोन एज रेंज, ठीक है बच्चों। ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस तक बेटा ऑफकोर्स हम किसी सिग्नल को भेजना चाहेंगे। हर सिग्नल की बेटा हर ट्रांसमीटर की कोई ना कोई रेंज होती है। हम चाहेंगे कि रेंज ज्यादा से ज्यादा हो। हम रेंज बढ़ाने के लिए टू इंक्रीज रेंज वी यूज रिपीटर्स। बेटा रेंज बढ़ाने के लिए हम रिपीटर्स यूज करते हैं। सर रिपीटर्स है क्या? बेटा रिपीटर्स जो ना उसमें सबसे पहले एक एंटीना लगा होगा ऐसे, ठीक है, उसके पास सबसे पहले ऐसे एक रिसीवर होगा जो सिग्नल को पकड़ेगा। फिर उसके पास एक एम्पलीफायर होगा जो उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। फिर उस सिग्नल को आगे फेंकने के लिए, आगे भेजने के लिए एक ट्रांसमीटर और होगा, और ये जो ट्रांसमीटर है बड़ा ये ऐसे कोई एंटीना वगैरह लगा रखा होगा जिसके थ्रू ये सिग्नल को आगे भेज देगा।
तो ये जो सारा का सारा अरेंजमेंट है ये अपने आप में एक रिपीटर है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि सिग्नल को पकड़ना, मतलब रिसीव किया, फिर सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया, फिर वापस से उस सिग्नल को आगे भेज दिया, फिर आगे ऐसा एक रिपीटर और लगा होगा, फिर उसके आगे एक रिपीटर और लगा होगा। और ये सारे के सारे रिपीटर क्या करेंगे, सारे के सारे रिपीटर का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रखे, बहुत ज्यादा कम ना होने दे। तो बीच बीच में ऐसे रिपीटर लगा देंगे, वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को लगातार इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब रिपीटर किस तरह से यूज करते हैं सुनिएगा। बड़ा रिपीटर जो है वो किस किस तरीके से यूज करते हैं देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि बड़ा ये कोई टावर है और इस टावर से ये हमारा सबसे पहला एक तरह से ट्रांसमीटर है, और इससे बहुत दूर, इसकी रेंज से बहुत दूर बड़ा ये आपका रिसीवर है। ये आपका रिसीवर है, और मैं तो ऐसा ही मान लेता हूं कि बीच के अंदर बड़ा कोई माउंटेन्स वगैरह भी है। ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि बीच में कोई माउंटेन वगैरह भी है। अब जो पहला ट्रांसमीटर लगा होगा, इसकी बड़ा कोई ना कोई रेंज होगी। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दूरी तक ही अपने सिग्नल भेज पाता होगा, ऐसा नहीं कि बड़ा यहां सीधा भेज देगा, कुछ दूरी तक ही भेज पाएगा। मान लेते हैं कि इसकी रेंज है 10 किलोमीटर लेट्स से। तो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर 10 किलोमीटर के अंदर अंदर मैं एक रिपीटर लगाऊंगा। 10 किलोमीटर के अंदर अंदर मैं एक रिपीटर लगाऊंगा, और इस रिपीटर के अंदर तीन चीजें होंगी। क्या क्या होंगी, इस सिग्नल को पकड़ने वाला, इस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ घट गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स यहां पर सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहां पहुंचते पहुंचते उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक एम्पलीफायर, और फिर वापस से उस सिग्नल को भेजने के लिए वापस से हमारे पास एक एंटीना और लगा होगा। फिर अगेन बड़ा मैं यहां कहीं एक रिपीटर और लगा दूंगा। इस रिपीटर में अगेन क्या होगा, तीन चीजें होंगी। इस सिग्नल को पकड़ने के लिए रिसीवर, उस सिग्नल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेटा यहां से जब सिग्नल पहुंचेगा उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी, उसको बढ़ाने के लिए एक एम्पलीफायर, और ऑफ कोर्स उस सिग्नल को आगे भेजने के लिए एक ट्रांसमीटर। फिर इसमें से बड़ा ऐसे चलते 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 सिग्नल जब यहां पर आ रहा होगा, मैं यहां पर एक रिपीटर और लगा दूंगा। यहां से जो रिपीटर होगा वो बड़ा सिग्नल हर तरफ भेजेगा, मैं यहां कहीं एक रिपीटर और लगा दूंगा। ये जो रिपीटर है अगेन इसमें तीन चीजें होंगी, बड़ा रिसीव करने वाला, एम्पलीफाई करने वाला और ट्रांसमिट करने वाला। ये ट्रांसमिट करेगा आगे, बड़ा मैं यहां कहीं एक रिपीटर और लगा दूंगा। ये रिपीटर बड़ा इसको इस तरह से भेज देगा। ऐसे बहुत सारे, मुझे सीरीज के अंदर इस तरह से बहुत सारे रिपीटर्स यूज करने पड़ सकते हैं अगर मुझे रेंज बढ़ानी है तो। अगर मैं ये रिपीटर यूज नहीं करूंगा तो ये वाला जो ट्रांसमीटर है सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन तक ही सिग्नल भेज पाएगा। रिपीटर यूज करके मैंने ऑफ कोर्स उसकी रेंज काफी हद तक बढ़ा दी है, बड़ा काफी हद तक उसकी रेंज बढ़ा दी है, इंक्रीज कर दी है। तो ठीक है, हमारे लिए बड़ा एक थोड़ी सी काम की चीज तो है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज, हेडिंग लिखिए बेटा, बैंडविड्थ। अरे बेटा नेक्स्ट इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक तरीके से बेटा इट इज विड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी की रेंज है, आपका जो भी मैसेज सिग्नल है या फिर बड़ा कोई जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, उस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसीज है उसकी कितनी विड्थ है, उसकी कितनी रेंज है, दैट इज नोन एज अवर बैंडविड्थ। बड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी मैसेज या फिर सिग्नल। बड़ा किसी मैसेज या सिग्नल की कितनी बड़ा फ्रीक्वेंसी की विड्थ है, कितनी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, उसको हम बैंडविड्थ कहेंगे। जैसे हमारा जो सिंपल साउंड वेव है, साउंड वेव बड़ा अपने आप में एक पूरा का पूरा सिग्नल है। तुम जानते हो कि बड़ा इसकी फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक वेरी करती है, ये वेरी करती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इसकी बैंडविड्थ क्या होगी,
तो बैंडविड्थ का अर्थ ये है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस मैंने निकाला तो मेरे पास आ गया 19,980 हर्ट्ज। ये एक तरह से हमारे जो पूरी की पूरी साउंड वेव है उसकी बैंड विड्थ है, पूरी विड्थ है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है ये पूरी विड्थ है, एंड दिस विड्थ इज अवर बैंड विड्थ। अगर मैं हमारी बात करूं बड़ा, ह्यूमन स्पीच की बात करूं, हम जो बातें बोलते हैं उस साउंड की अगर बात करो तो उस साउंड की फ्रीक्वेंसी बेटा लगभग 300 हर्ट्ज से लेकर लगभग 3000 हर्ट्ज तक होती है। हमारी साउंड लगभग 300 हर्ट्ज से लेकर 3000 हर्ट्ज तक होती है। मतलब सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी की आवाज जो हम निकाल सकते हैं बेटा वो 300 हर्ट्ज है, और सबसे ज्यादा आवाज, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो साउंड हम निकाल सकते हैं वो 3000 हर्ट्ज है। इनके बीच का ये जो थिकनेस है, ये जो विड्थ है, इसे मैं डेल्टा एफ भी कह दूं या फिर बेटा एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम कह दूं। दिस इज अवर 2700 हर्ट्ज, दिस इज 2700 हर्ट्ज। ये हमारी ह्यूमन स्पीच की बैंड विड्थ है बेटा, ये हमारी ह्यूमन स्पीच की बैंड विड्थ। आई होप इस बात को बड़ा याद रख सकते हो, है ना, कोई इतना भारी काम तो नहीं लगा होगा। ये बेटा हमारी बैंडविड्थ है। ठीक है बच्चों, कुछ बैंडविड्थ और बेटा तुम याद भी कर सकते हो, वैसे याद करने की बेटा कोई जरूरत है नहीं। जो भी आपके वीडियो सिग्नल्स होते हैं उनकी बैंडविड्थ जो है वो रफली बड़ा 4 × 10⁻⁶ हर्ट्ज के आसपास होती है। मतलब 4 मेगा हर्ट्ज के आसपास होती है रफली। ठीक है, इसके आस पड़ोस की वैल्यू। हमारे जितने भी टीवी सिग्नल्स होते हैं उनके बैंडविड्थ की अगर मैं बात करूं, मतलब उनकी जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उनके बीच की अगर डिफरेंस की अगर बात करूं तो रफली बेटा 6 to 7 मेगा हर्ट्ज, मतलब बेटा 6 × 10⁻⁶ हर्ट्ज से लेकर 7 × 10⁻⁶ हर्ट्ज के बीच की बेटा आपकी बैंड विड्थ आएगी, किसकी? टीवी सिग्नल्स की। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है बड़ा, ठीक है, इनका कोई सवालों से बहुत बड़ा इतना नाता नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। कभी कहीं काम आ जाए तो यूज कर लो, बाकी बेटा इनसे इतना फर्क नहीं पड़ता। बस ये याद रखो कि बैंड विड्थ होती क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है वो आपकी बैंड विड्थ है। फेयर इनफ, आगे चलते हैं। एक डेफिनेशन बड़ा और देख सकते हो, मतलब एक वर्ड और देख सकते हो, दैट इज बेस बैंड। अब देखो यार, है ना, हम जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं वो तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग बात है, लेकिन जो सिग्नल एक्चुअल में डिलीवर किया गया है उसकी जो विड्थ है, उसकी फ्रीक्वेंसी को जो विड्थ है उसे हम बेस बैंड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, बड़ा बेस बैंड कहेंगे। जैसे मैं एक बार के लिए बोलता हूं, मैं जो बातें बोल रहा हूं, मैं तो एक ह्यूमन स्पीच है। ह्यूमन स्पीच जो है वो 300 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज के बीच में है। तो मैं जो साउंड आपको डिलीवर कर रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी की जो विड्थ है वो तो 2700 हर्ट्ज है। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी अलग बात है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बड़ा वो तो हमारी एक तरह से बैंडविड्थ बोल देंगे। लेकिन जो एक्चुअल सिग्नल था, मतलब मेरी जो साउंड है, जो एक्चुअल सोर्स है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस उसे हम बेस बैंड कहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम बेटा क्या कहेंगे, बैंडविड्थ। और जो एक्चुअल सिग्नल डिलीवर करना था हमें, उसकी फ्रीक्वेंसी का जो बैंडविड्थ है, उसकी फ्रीक्वेंसी के जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है उसको हम बेटा कहेंगे बेस बैंड। थोड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बेस बैंड इज frequency range of actual message that is to be delivered।
तो बेटा हो सकता है कि बेस बैंड अलग हो और बैंडविड्थ अलग हो। बैंडविड्थ क्या होगा? बैंडविड्थ तो बेटा जो सिग्नल आप भेज रहे हो, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आप भेज रहे हो, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस है। ये बेस बैंड क्या है? जो एक्चुअल चीज, एक्चुअल मैसेज, चाहे वो साउंड हो बेटा, चाहे कोई और हो, जो एक्चुअल आपके पास सिग्नल है, जो आपको भेजना है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस कितना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मेरी जो आवाज़ है वो बेटा लगभग 300 हर्ट्ज से लेकर 3000 हर्ट्ज के बीच में वेरी कर रही होगी। तो जो सिग्नल आपके पास पहुंच रहा है उसका बेस बैंड जो होगा वो 2700 हर्ट्ज होगा। लेकिन जो सिग्नल आपके पास पहुंच रहा है वो बीच में ऑफ कोर्स कभी ना कभी मेरी साउंड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी क्रिएट किया होगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्रिएट किया होगा उसकी मैक्सिमम और उसकी मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपकी बैंड विड्थ है। सो बैंड विड्थ तो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, और जो बेस बैंड है वो एक्चुअल सिग्नल जो सेंटर ने भेजा है उसके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं।